नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि इन दिनों बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में मोदी के बाद सबसे मजबूत और ताकतवर नेता अमित शाह वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। बिहार में उनकी रैली हो चुकी, वर्चुअल रैली। उड़ीसा में कल थी, आज बंगाल में है। वर्चुअल रैली में वर्चुअल वादे हैं, वर्चुअल दावे हैं, भविष्य के सपने हैं। इन दावे, वादे, सपने और इरादे के बीच उड़ीसा के कल के उनके भाषण में एक 30 सेकंड 32 सेकंड का एक वीडियो, मैंने उस भाषण का एक अंश निकाला है। भाषण का वो अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस अंश में जो कुछ उन्होंने कहा है और उड़ीसा को लेकर जो कुछ कहा है और वहां से उनके कहे को और बीजेपी सरकारों के किए को मैं उनके कहे के पैमाने पर कसना चाहता हूं और आप भी देखें और समझें। मामला मजदूरों और प्रवासियों से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जरूरी है बात समझें उसके लिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब कोई नेता भाषण देता है तो कहते हैं ना, बोलने में क्या हर्ज है, वादे हैं, वादों का क्या, और कौन हिसाब रखता है उन वादों का। आपने कुछ बड़ी बातें की, कौन पूछने आता है आपसे। चुनाव का मौसम हो तो, चुनाव देर हो तो, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज का दौर वो मीडिया का है भी नहीं कि सत्ता से उनके कहे गए, उनकी कही गई बातों या उनके वादों के वीडियो टेप निकालकर कोई सवाल पूछे कि आपने ये कहा था, उसका क्या हुआ। कोई सवाल भी नहीं पूछता। तो हवा में बातें होती है, हवा में वादे होते हैं, हवा में दावे होते हैं और चुनाव होता है। देश में ऐसा माहौल होता है कि जहां जहां कामयाबी मिलनी होती है वो मिलती है। तो फिलहाल एक वीडियो से बात, ये 32 सेकंड का वीडियो का टुकड़ा मैंने उनके उस भाषण से निकाला है, आप सुनिए। और उसके बाद इसी बहाने यूपी, बिहार और देश के बाकी हिस्सों की बात, मजदूरों की बात पहले सुनिए। नड्डा जी के समय में एक काम पूरा करना है, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये पूर्वी राज्य, संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए। उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए, ऐसी स्थिति न आनी पड़े। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े। इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि उड़ीसा को बीजेपी का किला बनाना है। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूं कि उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने कहीं और जाए, ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए। भविष्य में कोई भी पीएम श्रमिक स्पेशल किसी पीएम को न चलानी पड़े। इस प्रकार की उड़ीसा की रचना केवल और केवल, 2 बार उन्होंने कहा केवल और केवल, बीजेपी कर सकती है। तो उन्होंने कहा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, प्रवासी मजदूर इतने गए, हर सूबे में गए, उड़ीसा में भी गए। उड़ीसा का कायाकल्प या उड़ीसा का कि ऐसी स्थिति, संरचना सिर्फ बीजेपी कर सकती है। ऐसी रचना जहां श्रमिक स्पेशल न चले और उड़ीसा के लोग बाहर मजदूरी करने न जाएं। बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक है, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि जब आप ये बात उड़ीसा में कह रहे हैं, चुनाव हालांकि वहां बहुत देर है, अभी पिछले साल चुनाव हुआ है, बंगाल में चुनाव होना है, बंगाल में भी आज उनकी वर्चुअल रैली हुई। उड़ीसा में जब आप बात ये कह रहे हैं तो जहां आपकी सरकारें हैं और रही हैं, मध्य प्रदेश में 15 साल से, छत्तीसगढ़ में 15 साल, यूपी में बीते 3 साल, इसके पहले भी समय समय पर सरकारें रही हैं, राजस्थान पे हर 5 साल पे उलटफेर सरकारें रही है बीजेपी की, और भी राज्य सरकारें, महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे हैं, उसके पहले बीजेपी रही है लगातार। लेकिन मैं अभी यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के संदर्भ में ही बात करूंगा कि जब ये अमित शाह कहते हैं कि उड़ीसा के लोगों को मजदूरी करने बाहर न जाना पड़े और श्रमिक स्पेशल किसी पीएम को आगे न चलाना पड़े, ऐसी उड़ीसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बना सकती है। तो अब मैं सवाल शुरू करता हूं कि कहां कहां श्रमिक स्पेशल सबसे ज्यादा चली, कहां कहां के लोग सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और त्रासद स्थिति का सामना करके बीते 70 दिनों में लौटे हैं। जरा उन राज्यों को समझते हैं। और उन राज्यों में अगर बीजेपी की सरकारें रही, 15-15 साल रही,
तो उन राज्यों के लोग क्यों बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं? उड़ीसा तो बाद में बदलिएगा, ये तो बदल दिया होता 15 साल में। तो शुरू करते हैं आंकड़ों के हिसाब से। कहते हैं नेता जब भाषण देते हैं, मैंने शुरू में कहा भाषण दे दो, भाषण देने में क्या हर्ज है। राशन की बात आती है तो पता चलता है कि आपने कहा और क्या किया। यूपी के बारे में है कि यूपी में लगभग 23 लाख, आंकड़े 22 से 23 लाख यूपी में प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं। बिहार में लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में सीमा चिश्ती की एक रिपोर्ट देख रहा था, कहीं से सरकारी आंकड़े ही हैं। गुजरात में से लगभग 20 लाख मजदूर गए हैं, जो इन राज्यों में गए होंगे। अब मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 लाख मजदूर लौटे हैं। एमपी में, जहां शिवराज सिंह की लगातार सरकार रही है और अब भी कमलनाथ की सरकार को डीस्टेबलाइज करके फिर शिवराज सिंह की ही सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि लगभग 97 लाख लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से घर भेजा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, उन्होंने कहा है, ये सिर्फ बता रहा हूं आंकड़े, कि आप उड़ीसा में कह रहे हैं कोई प्रधानमंत्री किसी को भविष्य में श्रमिक ट्रेन न चलानी पड़े और उड़ीसा के लोगों को कहीं मजदूरी न करनी पड़े। तो कहां कहां लोग मजदूरी करते हैं, किन राज्यों के हैं, जरा सुन लीजिए आंकड़ों के हिसाब से। और समझना बहुत जरूरी है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें 10 साल 15 साल से रही हैं और लगातार आती जाती रही हैं, क्या वहां प्रवासी मजदूरों के लिए प्रबंध किए गए? जो उड़ीसा में सपना दिखाते हैं उसी को आप जमीन पर क्यों नहीं उतार पाए? एमपी में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में सवाल वही है, और राजस्थान में, बिहार में भी। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक 2 दिन पहले का आंकड़ा है, 4286 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, जिसमें लगभग 58 लाख लोगों को, प्रवासी मजदूरों को भेजा गया। आंकड़ों में थोड़ा आप मिसमैच देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया और जो रेलवे बोर्ड चेयरमैन कहते हैं, लेकिन फिर भी इसके मुताबिक 80% ट्रेनें यूपी बिहार गई। और ये बार बार पीयूष गोयल ने भी कहा है जब ट्रेनें लेट हो रही थी। तो जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उसमें 80% मजदूर बिहार और यूपी लौटे हैं। इसी में जो इतनी ट्रेनें चली है, 4286 ट्रेनें, इसमें करीब 3200 ट्रेनें बिहार यूपी चली। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1695 यूपी के लिए श्रमिक स्पेशल चली, 1519 बिहार के लिए चली। तो 3200 ट्रेनों से भरकर, ट्रेन, पैदल, ट्रक, बस और बाकी सारी चीजें अभी भूल जाइए, वो आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। तभी वो 23 लाख और 10 लाख बिहार, 33 लाख है। लेकिन कहा जा रहा है इससे आंकड़े ज्यादा हैं, जब डिटेलिंग होगी तो और पता चलेगा। अभी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सारे मजदूरों को राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन करें, जो लौटना चाहते हैं उनके लौटने का इंतजाम करें, और उसके बाद जिनके लिए रोजगार के अवसर वहां तलाशे जा सकते हैं, राज्य सरकारें मुस्तैदी से करें, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन हमारा फोकस अमित शाह के उस बयान पर है। तो ये तो कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए। अब देखिए जो इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज, हम आपको बताते हैं यूपी का। हाँ, अब एक आंकड़ा मुझे दिखा अभी कहीं, क्योंकि उड़ीसा की चिंता सबसे अधिक कर रहे थे अमित शाह। एक आंकड़ा मुझे दिखा जो केंद्र सरकार की तरफ से एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था माइग्रेशन पे। वर्किंग ग्रुप माइग्रेशन के लिए बनाया गया था, और 2017 में उस ग्रुप, केंद्र सरकार की उस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 17 जिले हैं जहां देश का कुल पुरुष माइग्रेशन, मेल माइग्रेशन का 25% हिस्सा इन 17 जिलों से जाता है। मतलब देश में जितना माइग्रेशन होता है पुरुषों का, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं, उसका 25% हिस्सा देश के 17 जिलों से, मैं मजदूरों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, सुनिएगा, 17 जिलों से जाता है। इन 17 जिलों की स्थिति क्या है? इसमें 10 जिले यूपी के हैं, जिलों के नाम मेरे पास है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पे आज। इसमें से 10 जिले यूपी के हैं, 6 जिले बिहार के हैं, 1 जिला सिर्फ उड़ीसा का है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है प्रवासी मजदूरों का या मजदूरों का माइग्रेशन, इसमें से 10 यूपी के, 8 बिहार के, 1 उड़ीसा का। और यूपी के इसमें बिहार में दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, ये सब है। और ऐसे यूपी के जिलों के नाम हमारे पास है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, ये सब जिले हैं। अब ये सबसे अधिक माइग्रेशन यूपी और बिहार से होता है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है।
बीच के 1.5 साल, पौने 2 साल या 2 साल मान लें करीब करीब, उस नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, खेल हुआ और उसके बाद फिर वापस बीजेपी के साथ। 2005 से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के नेता, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो वित्त भी उनके पास, उप मुख्यमंत्री भी, सत्ता में साझेदारी भी, अब तो केंद्र में भी सरकार। ये सब होते हुए बिहार से माइग्रेशन इतनी बड़ी तादाद में होता रहा, अभी भी होगा। अब फिर से वापसी की तैयारी शुरू हो गई है, जो मैं देख रहा हूं अखबारों में और लोकल कुछ न्यूज, उसके मुताबिक वहां से मजदूर वापस भी आने लगे, अगर जिनके पास सुविधा है, या कुछ कंपनियां उनके लिए बसों के इंतजाम कर रही है। अब जो आंकड़े हैं माइग्रेशन के, ये समझना जरूरी है, क्योंकि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सवाल है और कोई मजबूरी में ही अपना घर छोड़कर, अपनी जगह जमीन मिट्टी छोड़कर कोई 13,000 12,000 की नौकरी अगर करने सूरत में, महाराष्ट्र में, दूर इलाके में, तेलंगाना में जाता है। हमने त्रासद स्थितियां अभी मजदूरों की, गरीबों की देखी है। शौकिया नहीं जाता, उसे 10-12 हजार क्या 5-7 हजार का काम भी मिल जाएगा अपने इलाके में, तो वो नहीं जाएगा 1800 किलोमीटर, जहां से पैदल और साइकिल से लौटा है ये। अब आइए कुछ और आंकड़ों पर आपको बताऊं। आंकड़े कहने को तो आपने कह दिया है कि उड़ीसा के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हालत यह है कि जब 2014 के पहले के चुनाव हुए थे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से यह बार बार कहा गया। हालांकि उस आंकड़े को लेकर कुछ कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़, लेकिन हाँ ऐसे आंकड़े आए, कहा गया रोजगार देने का। उसके बाद रोजगार को पुनर्परिभाषित किया गया कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि गाय का दूध बेचते हैं वो भी रोजगार है। तो आपने रोजगार के आंकड़े उसके बाद बंद हो गए। अब नहीं पता कि कितने बेरोजगार हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला। उस आंकड़े को लेकर एनएसएसओ और उसकी कहानी भी आई कि आंकड़े कहा गए तो 2 अधिकारी को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वो आंकड़े आए नहीं, वो वादे कितने पूरे हुए? क्या 5 साल में 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए पकौड़ा और ठेला को छोड़कर? उसकी कहानी अलग है। लेकिन अब बात आ रही है प्रवासी मजदूरों की। तो अभी जो आंकड़े हैं, एक बार फिर से बता दूं, एक अमिताभ कुंडू है, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, उनका एक रिसर्च है। उसके मुताबिक जो कुल माइग्रेशन होता है मजदूरों का, उसमें 25% लगभग लोग यूपी के होते हैं, 14% बिहार के होते हैं। इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात कर रहा हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 6-6% होते हैं। बिहार का मैं बता चुका कि 2015 से आज तक 15 साल में देखेंगे, 2 साल माइनस करेंगे तो 13 साल साझा सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की। और माइग्रेशन 14% देश में अगर होता है इंटरस्टेट, उसमें बिहार से होता है, जिसको आप नहीं रोक पाए। अब उड़ीसा को रोकने की आप बात कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6% माइग्रेशन होता है। बीते 25 सालों में देखेंगे तो आधे वक्त में राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही फेरबदल के साथ, और मध्य प्रदेश में तो 15 साल से बीजेपी की सरकार है और फिर से अब सरकार है, बीच के कमलनाथ के अल्पकाल को छोड़ दें तो। 2011 के सेंसस के मुताबिक एनएसओ सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे सब जोड़ जाकर एक आकलन है, जिसके मुताबिक लगभग 65 मिलियन, इसको अगर ऐसे देखें करोड़ में तो लगभग 6.5 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट है, जिनमें 33% मजदूर है। इसमें माइग्रेंट में बहुत तरह के लोग होते हैं, मजदूरी करने वाले 33%। इसमें स्ट्रीट वेंडर शामिल नहीं है। इसको भी जोड़ देंगे तो 12 से 18 मिलियन, यानी लगभग 1.25 से 1.25 करोड़ लोग स्ट्रीट वेंडर हैं। वो भी ऐसे ही इन राज्यों से जाते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 40 लाख लोग मजदूरी यूपी के लोग ही करते हैं बाहर, और 20 से 30 लाख बिहार के लोग होंगे। 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच एमपी और राजस्थान के लोग हैं। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस और एनएसओ सर्वे के मुताबिक। अब ये सारे आंकड़े उन लोगों के हैं, उन राज्यों के हैं जहां बीजेपी की सरकारें रही हैं या हैं, ठीक है, लंबे समय तक। 3 साल अभी योगी की सरकार है। अब यूपी पर आते हैं, थोड़ी सी तारीफ में करूंगा। हाँ, पहले एक बार मध्य प्रदेश, चूंकि यूपी में कह सकते हैं 3 ही साल से हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश बहुत अहम है, चूंकि शिवराज सिंह की सरकार लगातार रही है। मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा में देख रहा था अभी कि 7.5 लाख लोग लौटे हैं मध्य प्रदेश में। दैनिक भास्कर पे एक डिटेल रिपोर्ट है, आज ही पब्लिश हुई है दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर आज सुबह। उसमें उन्होंने आंकड़े दिए कि सबसे ज्यादा ओबीसी और आदिवासी हैं, और इस 7.5 लाख मजदूरों में 18 से 30 साल के उम्र के ज्यादा हैं, और इसमें
सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार अब कह रही है कि मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन वहां किया जा रहा है, रोजगार मेला आयोजित करने की बात हो जा रही है कि जून जुलाई में ये सब होगा। और इस सर्वे के मुताबिक 82% इसमें पुरुष हैं, 96% गांव में लौटे हैं, और इसमें इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर जिलों के लोग हैं मजदूर जो हैं, और इसमें ओबीसी 38%, SC ST 30%, ऐसे करके एक आंकड़ा है। अब ये तो है मध्य प्रदेश की बात, और इसमें 30% निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में मजदूर कार्यरत थे जो अलग अलग जगह थे, और 20% लगभग औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते थे। इसमें भिंड, मुरैना, सीधी, टीकमगढ़, रीवा, सतना, बालाघाट, छतरपुर, ये सब जिले के मजदूर हैं। प्रवासी मजदूरों की वापसी के 10 जिलों के भी आंकड़े हैं। मेरा सवाल अमित शाह जी ये है कि जहां 15 साल बीजेपी की सरकार रही एमपी में, वहां क्यों श्रमिक ट्रेनें चली? वहां क्यों 7.5 लाख मजदूर वहां के बाहर थे? अगर उड़ीसा में आप ये बात कर रहे हैं, जो आंकड़ा पहले दे चुका है, 17 टॉप डिस्ट्रिक्ट जहां से सबसे अधिक प्रवासी मजदूर जाते हैं या जहां सबसे अधिक माइग्रेशन होता है, उस 17 में यूपी नंबर 1, बिहार नंबर 2, उड़ीसा का सिर्फ 1 जिला। 10 यूपी, 6 बिहार, 1 उड़ीसा, ये आंकड़े हैं। तो आप उड़ीसा में इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आपकी सरकारें जहां हैं वहां क्या हुआ? यूपी पर लौटते हैं। यूपी की एक अच्छी चीज है, अगर मैं कहूं, अभी 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 सिर्फ ऐलान है, कागजी बातें हैं, जमीन पर क्या आएगा देखना है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम श्रमिक, प्रवासी श्रमिक बोर्ड बनाएंगे, माइग्रेशन जो मजदूरों ने किया है उनके कल्याण के लिए, और प्रवासी श्रमिक आयोग, माफ करें आयोग, ये आयोग स्किल मैपिंग करके और उसके बाद उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी। अब एक रिपोर्ट में देख रहा हूं, द प्रिंट में प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें 23 लाख मजदूरों का अभी वहां ये हुआ है, स्किल मैपिंग हुई है, रजिस्ट्रेशन और स्किल मैपिंग का काम हो चुका है। एक पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है जिसमें से 18 लाख मजदूर लौटना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वहीं काम मिले। ये 94 श्रेणियों में, ये जी मीडिया की एक रिपोर्ट है, माफ करें, 94 श्रेणियों में इनकी स्किल मैपिंग हुई है। जी की एक रिपोर्ट है, और उसके बाद एक और रिपोर्ट में देख रहा था, होल्ड करिएगा, हाँ, और एक द प्रिंट की एक रिपोर्ट देख रहा हूं जिसमें प्रवासी मजदूर में जिनकी स्किल मैपिंग हुई है उनके लिए क्या क्या योजनाएं कर रही है सरकार। स्वरोजगार के लिए 1.5 से 2 लाख लोन देगी, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन के तहत लोन मिलेगा, उसमें ये सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, दुनिया भर की योजनाएं। इसमें जिस जिस तरह के आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है, उसको भी अमल पर लाने के लिए बहुत तरह की के रोजगार के अवसर सृजित करने की बात या दावे किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि जो सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी में जिन लोगों की स्किल मैपिंग हुई है, कहा जा रहा है कि उसमें से बहुत बड़ी तादाद, जो मैंने कहा कि लगभग 16 से 18 लाख मजदूर वापस नहीं लौटना चाहते हैं। तो जब वापस नहीं लौटना चाहते हैं, जिनके लिए सरकार अभी तो उनकी मैपिंग और ये सब कर रही है, लेकिन अभी चुनौती ये है कि आप क्या वाकई अगले 6 महीने में ऐसी स्थिति होगी कि ये 16-18 लाख मजदूरों को उनकी स्किल के मुताबिक यूपी में काम मिल पाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी कागजी चीजें हैं, कागज पर होना एक बात है, और उसके बाद उसके हिसाब से उनके लिए काम मिलना दूसरी बात है। अब जैसे 18 लाख अगर वर्कर्स राज्य में ही काम करना चाहते हैं, जो प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट है द प्रिंट की, इसमें कहा जा रहा है कि उनको एमएसएमई सेक्टर से जोड़कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आंकड़े हैं कि 23,000 श्रमिक इस सेक्टर के हैं, फैक्ट्री के हैं, कारपेंटर 30,000 हैं, जो दर्जी हैं वो 21,000 हैं, ड्राइवर 15,000 हैं, कृषि श्रमिक 10,000 हैं, प्लम्बर 10,000 हैं, कुक 8,000 हैं, इलेक्ट्रीशियन 7,800, ऐसे करके एक डिटेल आंकड़े हैं। और 5 लाख से अधिक श्रमिक वापस लौटना चाहते हैं। तो चलिए, उसको लेकर एक विवाद हुआ था जब योगी ने कहा था कि यहां से वही लौटने से पहले राज्य सरकारों को दूसरे राज्यों को इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी लेनी पड़ेगी, रोजगार और बीमा और सारी चीजें की, तभी राज्य सरकार की इजाजत से वो ले जा पाएंगे। बाद में उन्होंने एक तरह से उस बयान को वापस लिया, और जो अभी जो ये बनाया जा रहा है प्रक्रिया, उसमें वो चीजें नहीं है जो योगी ने अपने बयान में कहा था।
ये एक अच्छी चीज है। हम सब लोगों ने भी तब कहा था कि आप किसी को नौकरी के लिए या रोजगार के अवसर तलाशने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने से रोक नहीं सकते। तो चलिए, अच्छा हुआ वहां से योगी को लगा कि वो गलत उनका बयान था या इस तरह की कोशिश गलत होती, इसलिए वो फैसला वापस हुआ। लेकिन अब बात आती है कि इन 18 लाख लोगों के लिए क्या यूपी सरकार, अभी स्किल मैपिंग हो गई, आंकड़े हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी अपने योग्यता का पैमाना बना लिया, अब क्या इन सबको यूपी में काम मिलने वाला है? क्योंकि जो उनकी योग्यता है, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि जो दर्जी है उसको आप कहें मनरेगा में 100 दिन के रोजगार में वहां ईंट सीमेंट गारा ढो और सड़क में काम करो, नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर अलग अलग तरह का स्किल है, कोई कारपेंटर है, कोई दर्जी है, कोई कुक है, कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर वाला है, उसको क्या इंतजाम करेंगे यूपी में कि वो बाहर ना जाए? ये सब 10 से 14-12 हजार रुपए पे काम करने वाले लोग होते हैं, कोई असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। इनके लिए क्या यूपी सरकार करेगी? कागज पर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है, बार बार सरकार की तरफ से ऐसे बयान और ऐसी योजनाओं के टुकड़े टुकड़े में ट्विटर पर और सरकारी जानकारियां आती हैं। उन्हीं जानकारियों के हवाले से कुछ बातें मैंने आपको कही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जमीन पर होता दिखेगा अगले 2 साल में? क्या हम मान लें कि 18 लाख मजदूर यूपी में रुकना चाहते हैं तो उनके लिए रोजगार के अवसर अगले 6 महीने में तैयार होके उनको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा तो उनके लिए पेट रोटी का सवाल होगा, फिर जाएंगे जैसे बिहार से लौटने लगे। अभी एक आज तक पर रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट देख रहा था कि उनके लिए खाने पीने की मुश्किल होगी, क्या करेंगे अभी से लौटने का सिलसिला? अगर कहीं से रोजगार का उनको भरोसा या वादा उनके जो पूर्व नियोक्ता थे उनकी तरफ से मिला तो वो जा रहे। तो अमित शाह जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अच्छी बात है, ऐसी तमाम कोशिशें आज तक अगर हुई होती, पहले भी 40-50 साल में कांग्रेस ने भी किया होता, कांग्रेस सरकारों ने भी किया होता, तो इतने बड़े पैमाने पर जो माइग्रेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और त्रासद स्थितियों का सामना करके सब वापस लौटे, कोई नहीं होता। लेकिन ऐसी योजनाएं जमीन पर पहले भी नहीं बनी। पहले की सरकारों ने भी उस तरह से औद्योगिकरण पर या जो छोटे रोजगार के अवसर, इस कुटीर उद्योग, उस पर इतना काम नहीं किया। आज आप बात कर रहे हैं उन सरकारों का क्या हश्र हुआ, जनता ने उनको किनारे लगाया। अब आप बात कर रहे हैं कि आप ये सब करेंगे कि श्रमिक स्पेशल न चले। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने के भीतर शुरुआत सबसे पहले यूपी से, उसके बाद एमपी से, उसके बाद बिहार से, क्योंकि ये 3 राज्य हैं जहां माइग्रेशन होता है और जहां आपकी सरकार है। इन 3 राज्यों से हम उम्मीद करेंगे जो मजदूर गए हैं, 40 से 50 लाख मजदूर बिहार यूपी में हैं, अगर ये मजदूर इनमें से बड़ी तादाद को रोजी रोटी रोजगार के अवसर आप दे देते हैं तो मान लेंगे कि उड़ीसा में भी आप कायाकल्प कर देंगे और उसकी आपकी बात पर भरोसा करेंगे। फिलहाल इन सवालों के साथ हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि इसमें आलोचना का क्या है, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हां, मैं मानता हूं कि अगर बड़े दावे, बड़े वादे सरकार की तरफ से या सरकार का कोई मंत्री नेता करे तो मीडिया और पत्रकार का काम है कि उन दावों और उन वादों के पैमाने पर उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने जो कहा या जो कह रहे हैं अतीत में किया या नहीं। फिलहाल इस बात को यहीं खत्म करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छे संकेत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 3 बार सख्ती से कहा है कि राज्य सरकारें उनके लिए स्किल मैपिंग करें, उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशें, और जो प्रवासी मजदूर गए हैं वो अगर वहां से लौटना चाहते हैं तो लौटने का इंतजाम करें। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मैं अपनी बात पहुंचाता रहूं। नमस्कार।